नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुग्गा सर क्लासेज में। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। निल्स बोर का परमाणु मॉडल। तो निल्स बोहर या निल्स बोर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इनका परमाणु मॉडल जो है ये कुछ विशेष प्रयोगों पर आधारित नहीं था। इससे पहले जो आपको बताया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें कमियां पाई गई और उसको फेल माना गया, उसी में संशोधन करके जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके निल्स बोर ने उसमें संशोधन किया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में, और एक नया परमाणु मॉडल ले आए जिसे निल्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। निल्स बोर के परमाणु मॉडल जो है ये इसमें भी कमियां पाई गई, इसकी कमी को भी आप देखोगे, लेकिन ये भी एक सार्थक दिशा में परमाणु मॉडल था। निल्स बोर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, हालांकि वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है। और निल्स बोर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर माने जाते हैं। फिजिक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके फादर या जनक भी माने जाते हैं। तो जैसा रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा गया। इन वृत्ताकार कक्षाओं के बारे में निल्स बोर ने संशोधन किया और नए परमाणु मॉडल में कुछ पॉइंट्स उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए चक्कर लगाते हैं। बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए चक्कर लगाते हैं। जिन कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, कोश या अनुमेयक कक्षाएं या स्थिर कक्षाएं कहते हैं। तो जिन रेंज में, जिस रीजन में ये चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा निश्चित है और उसे क्या कहा गया? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो न तो ऊर्जा वो उत्पन्न उत्सर्जित करते हैं और न ही अवशोषित करते हैं। तो इन्होंने जो समस्या थी कि ऊर्जा का हरासमेंट होते जाता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में, उसको इस तरह से दूर किया कि परमाणु के चारों नाभिक के चारों ओर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वहां उनकी ऊर्जाएं निश्चित होती है, और इन निश्चित ऊर्जाओं को इस निश्चित ऊर्जा वाले रेंज को ऊर्जा स्तर कहा गया। तो तीसरे पॉइंट में उन्होंने ये भी बताया कि नाभिक के विभिन्न दूरियों पर, नाभिक से विभिन्न दूरियों पर परमाणु में अनेक वृत्ताकार त्रिज्याएं संभव है, अनेक वृत्ताकार पथ संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। h एक स्थिरांक है जिसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.63 जूल इंटू सेकेंड होता है, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये h/2π के पूर्ण गुणक होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। संवेग पढ़े होंगे आप लोग, द्रव्यमान गुणित वेग संवेग होता है। इसमें जब त्रिज्या का गुणा होगा तो ये कोणीय संवेग हो गया। तो ये पूर्ण गुणक है, तो पूर्ण गुणक के लिए हम n से गुणा करते हैं। जैसे 3 का पूर्ण गुणक क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, जिसको जनरली हम क्या कहेंगे? 3n। तो उसी तरह से पूर्ण गुणक के लिए यहाँ n का गुणा किया गया है। इसको हम nh/2π भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू सभी जानते हो, 22/7। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, और r उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, उसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणक होगा। जहां पर पूर्ण गुणक होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उस रीजन को ही, उस क्षेत्र को ही ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं।
एटॉमिक सेल। इसके बाद यह निर्धारित किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस कोश में स्थित होते हैं उस कोश के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक समान होती है। मतलब एक ही कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा एक समान होती है। क्योंकि ऊर्जा स्तर उसका निश्चित है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थित होंगे उन सबकी ऊर्जा एक समान होगी। अगला पॉइंट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते जाते हैं उनकी ऊर्जा क्रमशः अधिक होती जाएगी। कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन नजदीक होते हैं नाभिक से और उनके ऊर्जा स्तरों को क्रमशः अक्षरों से या संख्याओं से व्यक्त करते हैं। अक्षरों से अगर व्यक्त कर रहे हैं तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू इस तरह से यूज किया जाता है और संख्याओं के द्वारा इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्याएं जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाते हैं। और जो n है ये भी मुख्य क्वांटम संख्या है। पहले कोष के लिए n की वैल्यू 1 जो k कोष है, दूसरे कोष के लिए n की वैल्यू 2, तीसरे कोष के लिए n की वैल्यू 3। तो ये कोष और ये मुख्य क्वांटम संख्या ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है। अगर पहले कोष में है तो n = 1, दूसरे में 2। तो इस तरह से कोष जो हैं K, L, M, N, O इत्यादि से व्यक्त किए जाते हैं जिनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। इसके बाद इन्होंने स्पेक्ट्रम की जो कमी रह गई थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में उसको भी दूर किया। इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करता है तो एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा अवशोषित करता है और वो जब ऊर्जा अवशोषित करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और जब ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है जिसके कारण ऊर्जा में अंतर होता है। तो डेल्टा E इक्वल टू उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं में अंतर ही यह ऊर्जा में अंतर माना जाता है और उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम है उसकी ऊर्जा ये है और उस उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्लांक सिद्धांत के अनुसार h न्यू के बराबर होता है और न्यू इक्वल टू c/λ। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन इस पे ज्यादा डिटेल जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर किया जाता है। एनीवे बस यहाँ पर फिलहाल बस ये जानते रहेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और जब ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है जिसके कारण ही परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं जिसकी ऊर्जा इन दोनों ऊर्जा स्तर के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है जिसके संगत प्रकाश की या तरंग की आवृत्ति न्यू होती है और तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो स्पेक्ट्रम को स्पष्ट करता है 6वें पॉइंट में ये। इसके बाद है नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर परमाणु मॉडल में पहली और मुख्य कमी ये थी कि इन्होंने जो भी और सूत्र दिए थे वो केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन के लिए सही पाया गया जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए सही पाया गया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए इनका परमाणु मॉडल सही नहीं था। दूसरा, जब स्पेक्ट्रम की इन्होंने व्याख्या की तो ये सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, लेकिन जब हाई रिजोल्यूशन पावर वाले उच्च वेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो ये पाया गया कि एक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस न होकर कई खंडों में बटा हुआ है, डिस्क्रीट है, उसकी व्याख्या नहीं कर सके नील्स बोर। और तीसरा, जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में भी ये असफल रहे। जीमान प्रभाव वैज्ञानिक जीमान के नाम पर बना हुआ है। जब परमाणु स्पेक्ट्रम को
चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसमें फैलाव आने लगता है। इस फैलाव को सर्वप्रथम जेमान ने देखा, इसलिए इस प्रभाव को जेमान प्रभाव कहते हैं। तो जेमान प्रभाव की व्याख्या भी नील्स बोर परमाणु मॉडल से नहीं हो सकी। तो ये था नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां। थैंक यू। Thanks for watching this channel Sugga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.